देयर इज़ नो फाइनेंशियल प्लान विदाउट प्लानिंग। पोर्टफोलियो रिव्यू का मतलब हर बार फंड्स चेंज करना नहीं होता है। होल्ड किया तो पैसा बना, कभी सुना है खरीदा बेचा पैसा बना? सो वेल्थ जो है वो रुक के बनती है, ठहर के बनती है। ऐसे लोग जिनका रेगुलर इनकम नहीं है बट जब भी पैसा आता है तो वो लोग कैसे इन्वेस्ट करेंगे? सर आप क्यों एक स्टॉक लेके बैठना चाहते हो? आप बास्केट ऑफ स्टॉक्स लेते हो ना म्यूचुअल फंड। एब्सोल्युटली। सो डेट म्यूचुअल फंड्स विच इज़ अ वेरी अनएक्सप्लोर्ड एरिया इन इंडिया। हमारे यहाँ पे 90% जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो सिर्फ इक्विटीज बेचते हैं, डेट कोई बेचता नहीं, क्योंकि डेट मार्केट समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जब ऊपर जाता है ना तो ज़्यादा बिकता है। कोई भी एसेट क्लास अगर ऊपर जाते जा रहा है तो बहुत बिकेगा। आज भी हमारे पास में लोग आ रहे हैं कि भाई 20 लाख रुपया तू मेरे तरफ से डाल दे, गोल्ड में डाल दे। 2 साल पहले तक कोई नहीं मांग रहा है, लेकिन आज आके लोग बोल रहे हैं कि 20 लाख रुपया भी देने के लिए लोग रेडी है। इंडस्ट्री में इतना मिससेलिंग हैपन होता है, लोगों को 99 ईयर्स तक के टर्म इंश्योरेंस बेचे गए हैं। 80% ऑफ इन्वेस्टर्स के कोई फाइनेंशियल गोल्स नहीं होते। दैट्स द हार्श रियलिटी, बट द ट्रूथ इज इफ समवन इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, सो इफ आई एम आस्किंग समवन दैट व्हाट इज योर फाइनेंशियल गोल, so they don't have any answer. We are just trained to earn money, but we are not trained that how we should manage that money and what we should plan for. अगर आपके लाइफ में कोई फाइनेंशियल गोल नहीं है और आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या होना चाहिए, make retirement planning your financial goal. Hello everyone, this is Sushant Garankush. I'm the founder of ThenExpert, and with us in our office today we have one of the best certified financial experts, Yash, in our office. Welcome, Yash, and request you to have a quick introduction about yourself to the audience. So hi Sushant, thank you for having me over here. So this is Yash Ajay Shrivas. I am a certified financial planner from Jalgaon district. I am the only certified financial planner as of now till date, 2026 February in Jalgaon district. We are managing close to 250 plus families across Jalgaon, Pune and Mumbai. We've been managing close to 700 plus PAN cards individuals into the district. I am a second generation advisor into the industry. My father has been in the industry since more than 1.5 decades. So here I am with my interest into personal finance and guiding people regarding the same. Thank you very much, Yash. And typically this is a very important time post-COVID, if we see, right? People have been getting into the equity markets, getting into the mutual funds, but they need a good amount of hand holding, and that's where people like you will certainly make a big impact. Okay, Makes sense. So here we start with our first question, right? एक इन्वेस्टर के लिए फाइनेंशियल गोल्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो मेरा इंडस्ट्री में जितना भी एक्सपीरियंस है मैं वो बताऊंगा रिगार्डिंग फाइनेंशियल गोल्स। 80% ऑफ इन्वेस्टर्स के कोई फाइनेंशियल गोल्स नहीं होते सर। दैट्स द हार्श रियलिटी, बट द ट्रूथ इज if someone is sitting in front of me, so if I'm asking someone that what is your financial goal, so they don't have any answer, and that's an irony because 80% लोगों को पता ही नहीं है कि उनका फाइनेंशियल गोल है क्या। सो वहाँ पे हम लोग आते हैं कि हमको बताया ही नहीं गया कि फाइनेंशियल गोल होने चाहिए हमारे। वी आर जस्ट ट्रेन्ड टू अर्न मनी, बट वी आर नॉट ट्रेन्ड दैट हाउ वी शुड मैनेज दैट मनी एंड व्हाट वी शुड प्लान फॉर। सो देयर वी कम इनटू पिक्चर कि आपके फाइनेंशियल गोल्स हम लोग क्लाइंट को रियलाइज करवाते हैं, ठीक है। ऑल्सो व्हाट आई वुड लाइक टू ऐड इज कि अगर यहाँ पे बैठी हुई जितनी ऑडियंस ये पॉडकास्ट को देख रही है, अगर आपके लाइफ में कोई फाइनेंशियल गोल नहीं है और आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या होना चाहिए, मेक रिटायरमेंट प्लानिंग योर फाइनेंशियल गोल। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल गोल विच एनीवन शुड हैव, जो होना चाहिए लोगों का, रिटायरमेंट प्लानिंग, जिसको हम लोग इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो डिस्टेंट गोल है। जैसे डिलेड ग्रेटिफिकेशन हमको समझ में नहीं आता, रिटायरमेंट गोल जो है वो बहुत बाद में आने वाला है, तो हम लोग इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। हम लोग इंपॉर्टेंस देते थे घर को, कि मेरे को घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, फ़ोन खरीदना है, शादी करनी है, ट्रैवल करना है, विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। बट रिटायरमेंट प्लानिंग, हैविंग सेड दैट, इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत डायनामिक हो गई है। आज से 10 साल पहले का इंडिया या वर्ल्ड और आज का इंडिया या वर्ल्ड काफ़ी अलग है। True that, because गोल्स तो हमारे बहुत सारे होते हैं, एज यू सेड, राइट? शादी होती है, मोबाइल, सबसे पहले तो आजकल मोबाइल होता है, फिर आपकी गाड़ी होती है, देन द एसेट्स दैट यू वांट, देन ट्रैवल होते हैं, घर होता है, एंड बट रिटायरमेंट, यस, पीपल इग्नोर अ लॉट, एंड दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ. आजकल द वे इकोनॉमी इज चेंजिंग,
जो जिस हिसाब से AI आ रहा है, गिग वर्कर्स बढ़ रहे हैं in every sector. It is very important to save and invest wisely, and that's where we need experts to seek guidance. यश, एक इन्वेस्टर के लिए क्या गोल्स सबसे जरूरी होते हैं? रिटायरमेंट प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल है जो हर इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी है। वाई रिटायरमेंट प्लानिंग कि एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जैसे मैंने बोला कि इंडस्ट्री काफ़ी डायनामिक है, हम लोग काफ़ी डायनामिक एरा में जी रहे हैं, सो हैविंग अ कुशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले क्या होता था कि काफ़ी सारे इंसेंटिव्स थे गवर्नमेंट के साइड से भी, वन ऑफ विच इज़ टैक्स इंसेंटिव, कि पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट कर दिया है ना, कुछ पॉलिसीज ले ली तो टैक्स बेनिफिट के लिए लोग इन्वेस्ट करते थे, आज वो भी नहीं है। न्यू टैक्स रिजीम आ गया है, न्यू टैक्स रिजीम के चलते कोई टैक्स बेनिफिट आपको नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। सो गिविंग द फैक्ट अब टैक्स बेनिफिट नहीं है तो लोग उतना भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाले समय में हो सकता है अगर इसको ध्यान नहीं दिया गया तो। Thanks, Yash. So, next question, Yash, is इन्वेस्टमेंट पे बिहेवियर का क्या इंपॉर्टेंट रोल है? ओके, सो बिहेवियर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इनटू इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। लोग हमको पूछते हैं कि कौन सा फंड अच्छा है, ठीक है, इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है, कहाँ पे हमने इन्वेस्ट करना चाहिए, बट वेरी फ्यू पीपल आस्क दैट हाउ long will I be invested into this asset class, right? Having said that कि अगर मेरे पास में कोई इन्वेस्टर आ रहा है ना, कि मेरे पास में आज से 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है या मुझे 20 साल के लिए मेरा गोल है कि यहाँ पे मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। बट अगर मैं कोई प्लान डिसाइड करता हूँ, आने वाले 1 साल 2 साल के अंदर अगर मार्केट में वोलेटिलिटी आती है तो क्या वो इन्वेस्टर वहाँ पे टिकेगा, क्या उसको उतना फेथ रहेगा? So how it is important to have an advisor, a financial expert like yourself, in understanding this behavior and steering it in the right direction? Okay, so here I will give the importance of an advisor, of an expert having with you, ठीक है। अगर एक छोटा सा एग्जांपल हमारे आसपास में दूँ, हम पुणे में बैठे हैं, यहाँ पे मुंबई है पास में, राइट। मुंबई में लोकल के स्टेशन है, लोकल स्टेशन में काफ़ी भीड़ होती है, राइट। अभी कुछ 8 महीने पहले की बात है, स्टेशन के ऊपर स्टैम्पीड हो गया था, राइट, जिसमें कुछ लोग बहुत इंजर्ड हो गए, कुछ लोग डेथ भी हो गई, तो इंजरीज काफ़ी हाई थी। अगर आसपास कोई अंगार लगती है ना, कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अंगार लगती है, सो भगदड़ मचती है, ठीक है, और लोगों को पता ही नहीं होता कि करना क्या है। एग्जैक्टली, राइट। अगर हम वहाँ पे खड़े रह के अंगार लगे और इंस्ट्रक्शंस देंगे कि ये करो, ऐसा मत करो, कोई सुनने वाला है आपकी? एवरीबडी इज गोइंग टू सेव देयर लाइफ्स, हर कोई अपनी जान बचाएगा, राइट। बट यही आप फॉरेन कंट्रीज में जाओ, वहाँ पे क्या होता है, ड्रिल्स होते हैं, है ना, कंपल्सरी ड्रिल्स होते हैं कि अगर आग लगी तो कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है, राइट। सो ट्रेनिंग होता है कि अगर अंगार लगती है तो कैसे बिहेव करना है, कैसे रिएक्ट करना है। एज एन एडवाइजर हमारा काम यही होता है। इट इज नॉट द फैक्ट कि हर साल मार्केट में बड़ा करेक्शन आने वाला है, इट इज नॉट द फैक्ट कि हर साल गोल्ड गिरने वाला है या इक्विटीज में क्रैश आने वाला है, ऐसा नहीं होगा। बट जब होगा सो इन्वेस्टर शुड बी प्रिपेयर्ड। सो वो ड्रिल्स करवाने का काम हमारा है सर। वेरी ट्रू, नाइस एग्जांपल यू हैव गिवन। और हमारे सोसाइटी में ये हर 3 महीने में ड्रिल होता है। ओके, फायर ड्रिल होता है। फायर ड्रिल के टाइम पे लोगों को भाग के नीचे आना है, who is going to play what role, that makes a sense. Correct. Because सबको first aid आना जरूरी है, makes right? sense. And this also goes in hand with I'm going through a transformation on my health side, right? शुरू में तो बहुत सारे ऑनलाइन सर्च करके डाइट्स दिस एंड दैट फॉलो किया, राइट, बट उसका गलत रिजल्ट्स आ रहे थे, टाइमली रिजल्ट्स और सस्टेनेबल रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। Okay. So I had to consult a right doctor, rather different type of doctors for different things, and ensure that those things are taken care of in the right way. It comes to diet, it comes to exercise, it comes to nutrition and a lot of things, right? In the same way, पैसे का भी होता है। Number 1 is your health and number 2 is your wealth. Health अच्छी होगी तो wealth ज़्यादा कमा पाओगे, right? Exactly. And that being said, it's important to have a hand holding, right? और एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, यश, इज बहुत सारे लोग एफडी, व्हेन यू टॉक अबाउट रिटायरमेंट वगैरह, एफडीज की तरफ बहुत जाते हैं। सो एफडी तोड़ के म्यूचुअल फंड में निवेश करना, राइट, ये क्या ये सही है या
Do you have another thought? ठीक है, एज यू आर टॉकिंग अबाउट एफडी, मैं एक जनरल मेंटालिटी बताऊंगा कि लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं एफडी के अंदर, जो अग्री भी करेंगे आप लोग। एफडी में हम लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं? गारंटेड रिटर्न्स के लिए, Mm-hmm. राइट? दैट इज द सोल पर्पस। सेकंड इज सेफ्टी, इसके अलावा कुछ है तो मेरे को पता नहीं। या तो गारंटेड रिटर्न्स है या तो सेफ्टी है, इसीलिए हम लोग एफडीज करते हैं, True. करेक्ट। बट गारंटीड रिटर्न्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है सर, एंड आई कैन प्रूव दैट। गारंटीड रिटर्न का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई लोग बोलेंगे कि यार मेरे पास में तो लिखा है कि ये देखो ये एफडी का इतना गारंटीड रिटर्न है। एफडी का रिटर्न हर साल चेंज होता है, हर साल चेंज होता है, that's true. रेपो रेट चेंज होगा, एफडी का रेट चेंज होगा। आपको आज जो रेट पे एफडी मिल रही है, जरूरी नहीं है आपको 6 महीने बाद वही रेट पे 1 साल का एफडी मिले। रेपो रेट कम हो, एफडी का रेट भी कम होगा। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में भी फर्क पड़ता है एग्जैक्टली, through आई विल which कम टू दैट bank पॉइंट। we're investing. एग्जैक्टली। सेकंड, पीपीएफ में लोग इन्वेस्ट करते हैं। पीपीएफ का तो हर क्वार्टरली रेट चेंज होता है। सुकन्या समृद्धि योजना लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन हर क्वार्टरली रेट आता है उसका भी, Mm-hmm. ठीक है। सो गारंटीड रिटर्न का तो यहाँ पे आउटबाउंड हो गया। बट रिस्क इनकम होता है, दैट इज नंबर वन थिंग। ऑफ Correct. कोर्स अगर इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा हो रहा है तो सिग्निफिकेंट नहीं होता, करेक्ट, थोड़ा सा डेविएशन होता है, मेक सेंस, 25 बेसिस पॉइंट्स, 50 बेसिस पॉइंट्स, राइट? करेक्ट। इसी के आसपास होता है। मतलब वोलेटिलिटी बहुत कम रहती है। हाँ, वोलेटिलिटी बहुत कम रहती है, राइटली सेड। सेफ्टी के ऊपर मैं अगर आऊँ तो सेफ्टी तो फॉर श्योर है, बट जो इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट है सर, वहाँ पे वो बीट हो जाता है, एग्जैक्टली। राइट? कि अगर मेरा 10 साल का एफडी है, 10 साल के अंदर मेरा पैसा अगर सिर्फ 2 गुना हो रहा है, सो इन्फ्लेशन तो ऑलरेडी 4 गुना हो चुका है। अगर आपका पैसा नहीं बढ़ा तो इन्फ्लेशन का जो रिस्क है वो वहाँ पे आप मार खा रहे हो। थर्ड थिंग, मेरे जो गुरु है निकमरे, वो हमेशा बोलते हैं, इफ देयर इज नो वोलेटिलिटी देन देयर इज नो रिटर्न्स। ट्रू दैट। इफ यू कांट एम्ब्रेस वोलेटिलिटी, यू कैन नॉट जनरेट रिटर्न्स, ठीक है। अभी मतलब इसको एक छोटे से एग्जांपल में अगर मैं बताऊं, अगर अभी फ्लाइट में आना जाना काफ़ी कॉमन हुआ है हमारे इंडिया के अंदर भी, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट ने स्कीम्स लॉन्च की है, तो लोगों को फेयरली अंदाजा है कि टर्बुलेंस क्या होता है, राइट? एक एरोप्लेन के अंदर टर्बुलेंस क्या होता है। जब भी हम लोग फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, तो और अगर मौसम खराब है, वेदर खराब है, तो हम लोग क्या करते हैं? सीट बेल्ट बांध लेते हैं। एग्जैक्टली, यस। टर्बुलेंस है, थोड़े टाइम के लिए है, अगेन व्हेन द वेदर इज ओके, वी ओपन द सीट बेल्ट एंड द प्लेन मूव स्मूथली, करेक्ट। सो जो वोलेटिलिटी है वो भी तो एक टर्बुलेंस ही है। इट इज। इट इज वोलेटिलिटी डज नॉट मीन कि आपका प्लेन क्रैश करने वाला है। सो यू जस्ट सिट देयर, यू जस्ट एम्ब्रेस द वोलेटिलिटी एंड यू आर डैम श्योर टू गेट द रिटर्न्स। सो वोलेटिलिटी एंड रिस्क शुड बी लुक्ड इनटू एज अ टर्बुलेंस, अ टेम्पररी टर्बुलेंस, ठीक है। बट आज के टाइम में क्या हो गया ना, इंस्टाग्राम रील्स इतना कुछ हो गया है, और दूसरा, अगर कुछ भी मार्केट में छोटा मोटा करेक्शन आता है तो मीडिया इतना बोलती है कि मार्केट क्रैश हो गया, इतना सारा कॉर्पस वाइप ऑफ हो गया, राइट? सो ये सब क्या है? टर्बुलेंस है, राइट? यहाँ पे भी एक एडवाइजर का बहुत काम आता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, किसको सुनना है, किसको नहीं सुनना है। पहले के टाइम पे क्या होता था, इतना ज़्यादा मीडिया का एक्सेसिबिलिटी नहीं था, तो आप देखोगे आपके आसपास भी जो बड़े लोग हैं उनके पास में शेयर्स या म्यूचुअल फंड के पेपर्स पड़े हुए हैं। किसी के तो दादा ने एमआरएफ का, हम लोग हमेशा स्टोरी सुनते हैं, तो एमआरएफ का शेयर ले लिया, रख दिया तो पैसा बन गया। शेयर ले लिया, रख दिया तो पैसा बन गया, है ना? होल्ड किया तो पैसा बना। कभी सुना है खरीदा बेचा पैसा बना? सो वेल्थ जो है वो रुक के बनती है, ठहर के बनती है। खरीदने बेचने में किसी की वेल्थ ना बनती है ना बनेगी। यू हैव टू होल्ड, यू हैव टू गिव टाइम, टाइम इज द रियल गेम। Yeah, patience pays. Yes. And that's where the law of compounding works, right? Back to again, the question, FD versus mutual funds, right? Tax का साइड बताइए इसमें। ठीक है। सो बेसिकली एफडीज के अंदर अगर मेरी 10 लाख रुपए की एफडी है और मेरे को कुछ तो रिटर्न बन रहा है ना, हर महीने मैं उसके ऊपर टीडीएस पे कर रहा हूँ। मैं इनकम टैक्स ब्रैकेट में आता हूँ या नहीं आता हूँ, हर महीने मेरे को उस पर टीडीएस लगता है, ठीक है, विच इज बाय डिफॉल्ट। म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट के अंदर आते हो, है ना, लेट्स से आई एम इन 30% टैक्स ब्रैकेट, ठीक है, सो यू कैन गो फॉर आर्बिट्राज फंड्स। आर्बिट्राज फंड्स के अंदर आपको इक्विटी वाला टैक्सेशन होता है, और एफडी वाली सेफ्टी होती है, और एफडी वाला रिटर्न होता है। इन कॉन्ट्रास्ट टू एफडीज, अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हो और 7% का आपका एफडी का रेट है, तो रियल रिटर्न आफ्टर टैक्स तो आपका सिर्फ 4% रहेगा। दैट्स ट्रू। तो एक बार परसेंटेज के बारे में ऑडियंस को बताइए। व्हेन यू टॉक अबाउट एक एफडी में इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर आप हायर टैक्स स्लैब में आते हैं, तो आपका टैक्स कितना हो सकता है? और अगर आप म्यूचुअल फंड में हो, अगेन इन द हायर टैक्स स्लैब, और आपका कैपिटल गेन्स आता है,
1 साल बाद का या 3 साल बाद का, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म को, व्हाट इज द टैक्स इम्पैक्ट? ठीक है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी भी मेंशन किया कि एफडी के अंदर जो है आप बाय डिफ़ॉल्ट टैक्स भरते हो, है ना? मतलब आप कोई भी टैक्स ब्रैकेट में आते हो, टीडीएस तो आपका कटता ही है, ठीक है? टैक्स पर्पज़ से बता रहा हूँ। दूसरा, म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर आप एक आर्बिट्राज फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, इवन इफ यू आर कमिंग इनटू 30% टैक्स ब्रैकेट, यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्सेस, क्योंकि इक्विटी का टैक्सेशन है, 1.25 लाख तक का पूरे इंटरेस्ट पे टैक्स है ही नहीं। सो यू सेव ओवर देयर, इवन इफ यू आर गेटिंग अ 6% रिटर्न, इट इज़ ऑल इनटू योर पॉकेट्स, इट्स सेफ्टी। एक बार ऑडियंस को बताइए आर्बिट्राज, बिकॉज़ फंड्स में बहुत टाइप के फंड्स हैं। एग्ज़ैक्टली, तो ठीक एक है। बार आर्बिट्राज फंड क्या होता है? जस्ट हेल्प अस एक्सप्लेन टू आवर ऑडियंस। So what is an arbitrage fund? Arbitrage is a risk-free strategy where mutual funds invest into, ठीक है? Arbitrage का बेसिक वर्ड का अगर मैं मीनिंग बताऊं तो डिफरेंस, आर्बिट्राज इज डिफरेंस। व्हाट इज आर्बिट्राज? अगर बीएसई है और एनएसई है, बीएसई में कोई स्टॉक 14 रुपये 20 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, एनएसई में कोई स्टॉक 14 रुपये 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, राइट? तो ये जो 30 पैसे का डिफरेंस है, क्या करेगा फंड मैनेजर? 14 रुपये 20 पैसे में खरीदेगा और 14 रुपये 50 पैसे में बेच देगा। सो दिस इज बेसिकली आर्बिट्राज ट्रेडिंग, राइट? करेक्ट। बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं होता है, इसके लिए रिटर्न भी 7% 6% ईयरली बनता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो इंडेक्स के अंदर भी डिफरेंस नहीं होता है, सेम स्टॉक है, सब कुछ सेम है। करेक्ट। बट ये आर्बिट्राज जो है, प्राइस का डिफरेंस का जो बेनिफिट है, ये फंड मैनेजर लेता है, तो इसको रिस्क फ्री स्ट्रैटेजी बोलते हैं। दैट्स व्हाई इट कम्स इनटू इन टैक्सेशन वाइज इट कम्स इनटू इक्विटीज, ठीक है? सो इट इज लाइक एनएससी में आपने खरीदा एक स्टॉक ए, और उसकी प्राइस में डिस्काउंट अपने को लगा, बीएससी में वो 20 पैसे ऊपर चल रहा है तो उसे Correct. बीएससी में बेच दिया, बेच दिया। और वो जो आया, सो दैट Simple डिफरेंस इज आर्बिट्राज, और दे आर द सेफेस्ट, वन ऑफ द सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट। बट टैक्सेशन के लिए अगर बड़ा वॉल्यूम है तो ऑफ कोर्स टैक्स में आप बहुत बेनिफिट मिलता है आपको। और एक चीज मैं बोलूंगा, जैसे अगर कोई एफडी करता है ना, तो 1 साल की अगर मेरी एफडी है, मैंने 1 साल के लिए एफडी की है, मेरे को जो काम पड़ने वाला है वो 14 महीने बाद कर पड़ने वाला है। आफ्टर 14 मंथ्स आई एम गोइंग टू रिक्वायर द मनी। 12 महीने की एफडी खत्म हो गई, अब मैं क्या करूंगा? अब वो क्या आएगा? पैसा अकाउंट में पड़ा रहेगा 2 महीना। करेक्ट। 2 महीना तो कुछ भी नहीं मिलने Correct. वाला। इन कॉन्ट्रास्ट अगर डेट म्यूचुअल फंड में भी डालते हैं पैसा, डेट में भी पड़ा है, सो वहां कोई लॉकिंग नहीं है, राइट? मेरे को 6 महीने में भी अगर पैसा पड़ गया, पैसों को जरूरत पड़ गया, तो मैं निकाल सकता हूँ डेट में से, जितना भी मेरा इंटरेस्ट बना है 6 महीने का, वो मेरे को मिल जाएगा। एफडी में अगर आप 6 महीने में तोड़ोगे तो आपको 50% इंटरेस्ट तो वहीं कट जाता है। वो एक अच्छा पॉइंट आपने लाया कि एफडी, इमरजेंसी में अगर एफडी तोड़नी पड़ती है तो चार्जेस टिपिकल क्या होते हैं, और अगर हम म्यूचुअल फंड के एंट्री और एग्जिट लोड के बारे में बताइए थोड़ा सा। डेट फंड के अंदर कोई एंट्री लोड नहीं है, कोई एग्जिट लोड नहीं है। इट इज एज गुड एज अ लिक्विड फंड, यू कैन इन्वेस्ट एनी टाइम, यू कैन विड्रॉ योर मनी एनी टाइम, देयर इज नो एग्जिट लोड इनटू इट, ठीक है? Also, there is no locking period. If you buy a simple ultra short duration fund, you stay invested into it for 6 months, 8 months, 1 year, 5 years, whatever. So you keep getting the interest since in the time you are invested. जब तक भी आप उसमें इन्वेस्टेड हो, आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। जब भी आप बाहर निकलोगे, सारा इंटरेस्ट लेके आप बाहर निकल जाओ, कोई एग्जिट लोड नहीं है, कुछ नहीं है, एक दिन में आपके अकाउंट में पैसा आता है। विज़ एफडी का भी एक पर्पस बताऊंगा मैं, जैसे डेट म्यूचुअल फंड में एक दिन के बाद अकाउंट में पैसा आता है, एफडीज का एक एडवांटेज होता है, ये इमीडिएट खाते में पैसा आता है। व्हाइल वी आर टॉकिंग, हम लोग ये जो बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स वर्सेस फिक्स्ड डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड्स तो डायरेक्ट इक्विटी में जाता है, हम बहुतों को भी पता है, एंड यू आर एन एक्सपर्ट इन दैट एरिया। कॉमनली व्हेन यू टॉक अबाउट रिटायरमेंट प्लानिंग, राइट, एफडीज बड़े बैंक्स के पास होते हैं, बहुत सारे एनबीएफसीज के पास होते हैं, राइट, बहुत सारे क्रेडिट सोसाइटीज के पास होते हैं, और इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत वेरी करते हैं, राइट? इफ यू गो विद अ नेशनलाइज्ड बैंक, राइट, द लार्जेस्ट सिक्योर बैंक विद इंडिया, इट विल गिव यू 6 to 7%। सीनियर सिटीजन्स के लिए थोड़ा सा 0.5 एक्स्ट्रा होता है, 0.25 के आसपास। बट अगर आप क्रेडिट सोसाइटीज या एनबीएफसीज की बात करते हैं तो यहाँ पे भी बहुत लोगों का पैसा लगा रहता है। आई हैव पर्सनली इन पास्ट आई हैव एक्सपीरियंस्ड सम लॉसेस with scheduled bank, with cooperative banks, with credit societies. So मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा अपने ऑडियंस को मोर डिटेल्स थोड़ा सा इसमें बताइए, that who should enter take this risks and whether it's good or bad. मेक सेंस। सो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है उसको मैं अगर ऐसे रिफ्रेम करूँ तो 2 चीजें यहाँ पे मुझे समझ में आई सुशांत। एक तो एफडी बोल करके सेफ्टी, गारंटीड रिटर्न,
एंड क्रेडिट सोसाइटी जो आपने बोला है तो वहाँ पर थोड़ा सा हायर इंटरेस्ट, 3 चीज़ें हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो गिवन द फैक्ट कि अगर कोई सीनियर सिटीज़न है तो उनको 0.25 ज़्यादा मिलेगा। अगर हम लोग क्रेडिट सोसाइटीज़ में जाते हैं तो भी हमको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, है ना? व्हिच गोज़ टू अराउंड 10 to 12%, है ना? सो ऑब्वियसली बहुत लुक्रेटिव लगता है हमको वो जाने के लिए, यस, है ना? एंड एनीबॉडी वुड फॉल फॉर इट कि यार 12% गारंटीड रिटर्न किसी को भी पसंद आएगा, मुझे भी पसंद आएगा, अगर कोई मेरे को गारंटी देता है तो, राइट। है ना? बट हमको उसका अंडरलाइंग रिस्क देखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो 12% हमको दे रहा है, तो वो कहीं से तो 18% ले रहा है एग्जैक्टली। एंड इज़ दैट 18% सस्टेनेबल? अगर उसके पास में 18% 20% सस्टेनेबली आ रहा है, तभी जाके वो मेरे को 10 या 12% दे सकता है, राइट? उसका एनपीए कैसा देखेंगे? एग्ज़ैक्टली, तो वो हम देख नहीं सकते। सो इसका ऑप्शन क्या है हमारे पास में, राइट? कि मेरे को सेफ्टी भी चाहिए और थोड़ा-सा हायर रिटर्न चाहिए। सो देयर कम्स टू द पॉइंट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपको क्रेडिट सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट ही करना है, सर आप क्यों एक स्टॉक लेके बैठना चाहते हो? आप बास्केट ऑफ स्टॉक्स लेते हो ना म्यूचुअल फंड में। एब्सोल्युटली। सो डेट म्यूचुअल फंड्स व्हिच इज़ अ वेरी अनएक्सप्लोर्ड एरिया इन इंडिया। हमारे यहाँ पे 90% जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो सिर्फ इक्विटीज बेचते हैं, डेट कोई बेचता नहीं, क्योंकि डेट मार्केट समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लोगों को समझ में नहीं आता, राइट? सो डेट में इन्वेस्ट करो, आप एक अच्छा डेट फंड उठाओ, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन उठाओ। अगर आपके पास में होराइजन है 2 साल 3 साल का, तो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड उठाओ। उसका फैक्ट शीट पढ़ो, फैक्ट शीट के अंदर सारे जो भी आप क्रेडिट सोसाइटीज बोल रहे हो, वो क्रेडिट सोसाइटी का जो परसेंटेज है वो 1% होगा। मान लो मैं 10 लाख रुपए दे रहा हूँ ना, तो सिर्फ 10,000 रुपए उसमें जा रहा है। बाकी जो पैसा है ना, बाकी क्रेडिट सोसाइटीज में, AAA रेटेड बॉन्ड्स में, AA रेटेड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट हो रहा है, विच इज गिविंग मी इक्विवेलेंट रिटर्न्स। तो मैं एक क्रेडिट सोसाइटीज पे रिस्क कभी भी नहीं लूंगा, मैं एक अच्छे डेट फंड में पैसा डालूंगा और फंड मैनेजर उसके हिसाब से वो सोसाइटीज में इन्वेस्ट करे। थैंक यू। आरबीआई और क्रेडिट सोसाइटीज का कुछ रिलेशनशिप होता है? आई नीड टू चेक दैट वंस। ओके। कि वो Yeah, so RBI do not control credit societies. Okay, so RBI बैंक्स को कंट्रोल करता है, बट क्रेडिट सोसाइटीज आर नॉट गवर्न्ड बाय देम, सो इसलिए वहां पर रिस्क आपका बहुत बढ़ जाता है, करेक्ट। है। लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर। अभी गोल्ड ने रैली देखी और सिल्वर ने तो बहुत ही बढ़िया रैली देखी। लोगों ने पंकज उधास जी का गाना भी काफी याद किया, राइट? सो विथ ऑल व्हाट हैज हैपेंड इन पास्ट और जो ग्लोबल मार्केट कंडीशंस लग रही है विद द डिमांड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, राइट, व्हाट इज योर थॉट एंड ओपिनियन इन टेकिंग रिस्क्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन दीज टू एसेट्स? सर हमारे यहाँ पे एक चीज़ है, जैसे मेरे को ज्वेलर, अगर मैं किसी फ्रेंड के पास में जाके बैठता हूँ या आप किसी भी सोनार के पास में जाके बैठोगे, हम लोग अगर ओपिनियन लेंगे कि भाई क्या हो रहा है, तो बोलते हैं कि यार जब ऊपर जाता है ना तो ज़्यादा बिकता है। कोई भी एसेट क्लास अगर ऊपर जाते जा रहा है तो बहुत बिकेगा। आज भी हमारे पास में लोग आ रहे हैं कि भाई 20 लाख रुपया तू मेरे तरफ से डाल दे, गोल्ड में डाल दे, है ना, तू गोल्ड सिल्वर खरीद ले। लोग आ जाके मांग रहे हैं, राइट? 2 साल पहले तक कोई नहीं मांग रहा था, लेकिन आज जाके लोग बोल रहे हैं कि 20 लाख रुपया भी देने के लिए लोग रेडी है। सो दिस इज द कंडीशन नाउ। अगर आप डेटा उठा के देखोगे तो गोल्ड के अंदर ETF में इतना इनफ्लो है, पिछले 3 महीने का ही आप डेटा देखो, ये क्वार्टर का इतना ETFs के अंदर फ्लो है, 8,000 करोड़ के ऊपर का फ्लो आया है गोल्ड ETFs के अंदर, राइट? बिकॉज पीपल आर परचेजिंग लाइक एनीथिंग। सो दिस इज एन आयरनी, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ओवरऑल, कि जो भी एसेट क्लास बहुत ज्यादा चलता है ना, वो बहुत फोकस में आ जाता है। इन कॉन्ट्रास्ट, डोंट गेट अलाइन टू एनी ऑफ द एसेट क्लास। आपको जहां से पैसा बनता है, आपको उसके साथ में अलाइन रहना है, जिसका एक ही सोल्यूशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसेट एलोकेशन। व्हाट इज एसेट एलोकेशन? कि अगर मैं 100 रुपया डाल रहा हूं, तो मेरा लगभग 60 to 70% पैसा, गिवन माय रिस्क एपेटाइट, शुड गो इनटू इक्विटीज, रेस्ट 10 to 15% should go into gold, and some portion should go into silver and other metals or asset classes, let's say real estate or what. So अभी सारा पैसा गोल्ड में डालना तो मतलब nobody should. या नेवर पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, वो तो है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ऑडियंस के लिए आई वुड लाइक टू शेयर इज, जब से गोल्ड सिल्वर की रैली चली, बहुत सारे रिसेंटली एप्स आने लगे ऑनलाइन, जहां पे आप छोटे छोटे अमाउंट में गोल्ड ले सकते हैं, राइट? बट देयर आर लॉट ऑफ हिडन क्लॉजेस, उसमें बहुत सारे हिडन चीजें होती है। Correct.
सो जैसे हम लोग ज्वेलर के पास जाते हैं ज्वेलरी लेने के लिए, तो ज्वेलरी लेते हैं, गोल्ड का प्राइस देते हैं और उसके ऊपर फिर मेकिंग चार्जेस होता है एंड देन द टैक्सेस कम्स। अगर आप डायरेक्टली प्योर गोल्ड का 24 कैरेट का 999 का अगर बिस्किट लेते हैं, कॉइन लेते हैं, सो उसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस नहीं होते, बैंक से लेते हैं या फिर अगेन फ्रॉम अ ज्वेलरी शॉप। बट ये एप्स आपने बहुत सारे देखे होंगे, लोग बोलते हैं आज मैंने 100 रुपए का सोना लिया, मैं आज 200 रुपए का सोना लिया, जैसे बिटकॉइन में फ्रैक्शनल लेते हैं वैसे। करेक्ट। व्हाट आर द रिस्क्स एसोसिएटेड विद दिस? ठीक है। सो फर्स्ट रिस्क इज द इनहेरेंट रिस्क ऑफ प्योरिटी। ठीक है, पहले तो मैं एक बेसिक अगर बताऊं तो देर आर टू टाइप्स ऑफ गोल्ड इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन पेपर। सो देर इज पेपर गोल्ड एंड देर इज डिजिटल गोल्ड। करेक्ट। ठीक है, व्हाट इज अ डिजिटल गोल्ड? डिजिटल गोल्ड इज मैं 100 रुपया डाल रहा हूँ, 500 रुपया डाल रहा हूँ रोज का, और एंड ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द ईयर आई विल गेट जितना भी जो भी सोने का भाव है उतना मेरे को सोना वो लोग दे देंगे। एग्जैक्टली। दिस इज डिजिटल गोल्ड। पेपर गोल्ड इज ETF इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग, राइट, जहां पे मैं किसी फंड को पैसा दे रहा हूँ, वो मेरे ब्याज पे सोना खरीदते हैं। ठीक है, सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिंग। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो है डिजिटल गोल्ड, राइट। अब डिजिटल गोल्ड में रिस्क क्या आ जाता है? एक तो पहला रिस्क आता है प्योरिटी का। यू डोंट नो द कंपनी, यू डोंट नो व्हाट गोल्ड दे आर सेंडिंग यू। ठीक है, व्हाट इज द प्योरिटी ऑफ दैट गोल्ड? सेकंड, देयर इज बाय डिफॉल्ट मेकिंग चार्ज। एक मैं एप्लीकेशन का नाम नहीं लूंगा, हमने भी ट्राई किया उसके अंदर इन्वेस्ट करके। ठीक है, व्हेन वी रिडीम्ड द अमाउंट, है ना, जब हमने सोचा कि भाई सोना लेते हैं, इसको थोड़ा सा रिडीम कर देते हैं, तो उस समय उन्होंने मेकिंग चार्जेस लिए। एग्जैक्टली, उनका मेकिंग और स्टोरेज चार्जेस होता है, होता ही है। राइट। सो वो एक हमेशा आप ध्यान में रखिए कि व्हाट इज द कॉस्ट, कि एक्चुअल निवेश आप कितना कर रहे हैं, आपके निवेश के ऊपर कोई और आपको फंसा के कोई ज्यादा तो नहीं बना रहा है और आपको कम दे रहा है। सो अंडरस्टैंडिंग दोज रिस्क्स इज important, Makes sense. right? And ETFs are wonderful things that we have Yes. got. Mutual funds are wonderful things that we have got, right? इन कॉन्ट्रास्ट आई वुड से ETF के अंदर भी जब हम लोग पैसा डालते हैं, सो दैट ETF रिस्पेक्टिव ETF हैज टू परचेज गोल्ड ऑन Has to purchase gold, yes. ठीक है, सो वहाँ पे जैसा हमारा सोने का भाव चल रहा है वैसा हमारा ETFs का भाव चल रहा है। Yes, सो मेरा प्योरिटी का रिस्क नहीं है, स्टोरेज का रिस्क नहीं है, प्राइस का रिस्क नहीं है। exactly. सो exactly. प्योर इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो ETFs इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस, बट अगेन इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट। Right. My next question to you, Yash, is about market को कोई टाइम नहीं कर सकता, right? करेक्ट। भाव भगवान होता है और मार्केट को तो हम कोई टाइम नहीं कर सकते, बट इन जनरल हमने ऐसा देखा है कि जब रैली आती है तो पब्लिक दौड़ता है पैसे डालने के लिए। जो धुरंधर है मार्केट के, जो रह चुके हैं, पीपल लाइक वॉरेन बफे, राइट, दुनिया के धुरंधर है इन सब चीज़ों के। ऐसे लोगों का अगर स्ट्रैटेजी हमने सबने पढ़ा भी है कई टाइम, बट जब रियल में इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो हमारे भी मन में डर आता है। उनका सिंपल प्रिंसिपल था, when the market is in fear, that's the time to buy, right? And when the market is greedy, right, you should book profits. तो बट ये हम सब लोग डर जाते हैं जब गिरना शुरू हो जाता है। अब कितना गिरेगा, कितना गिरेगा? 2020 में तो देखा भाई गिरा गिरा गिरा, बट एक टाइम पे उठा। सिंस वी आर नॉट एबल टू टाइम द मार्केट, ये SIP का जो फंडा है, राइट, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है, सो what is your recommendation? Should we halt on SIP, or should we, because it is called SIP, systematic investment plan, वो भले ऊपर जाए या नीचे जाए हमें करते रहना चाहिए? What is your opinion? सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज वी शेप्ड SIP, जो हम लोग कई बार इन्वेस्टर को बताते हैं। ये क्वेश्चन हमको बहुत बार आता है, लाइक देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज वी शेप्ड SIP। व्हाट इज अ वी शेप्ड SIP? जैसे अगर बाजार गिर रहा है ना, जैसे दो बड़े इंसिडेंसेस हमको जो याद है, एक तो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, एक तो कोविड के टाइम का फाइनेंशियल क्राइसिस, राइट, जहाँ पे मार्केट टॉप से सीधा 37% नीचे आया था कोविड के टाइम पे। 2008 के अंदर मोर देन 50% नीचे आया था। सो वी शेप्ड SIP, हाउ इट वर्क्स कि अगर बाजार आपका 20,000 से 10,000 पे आ रहा है, राइट, यू आर परचेजिंग एट 20,000, यू आर परचेजिंग एट लेट्स से 18,000, 17,000, 15,000, 10,000, then again you are purchasing when the market is rising. So अगर मार्केट ऑल टाइम हाई से नीचे भी आ रहा है, सो SIP शुडंट स्टॉप, बिकॉज आपका एवरेजिंग बहुत अच्छा होता है। अगर आप 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस देखोगे तो 2 साल के अंदर लगभग 29% का CAGR निकल के आया था,
एक सिंपल 10,000 का SIP, 29% परसेंट का CAGR निकल के क्या आया, बात है। ठीक है। जस्ट यू डिडंट डू एनीथिंग, मार्केट वर फॉलिंग, यू आर बाइंग, मार्केट आर राइजिंग, यू आर बाइंग। कोविड में आप देखोगे तो लगभग 8 से 9 महीने का होराइजन था, बहुत अच्छा। हाँ, राइट। यस, तो 8 से 9 महीने के होराइजन में भी जिसका SIP चलता रहा 36% का CAGR रिटर्न था, यस, क्योंकि एवरेजिंग बहुत अच्छा होता है। राइट। सो नो मैटर व्हाट, यू शुड नॉट स्टॉप योर SIPs, व्हिच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट ऑफ गोल प्लानिंग अगेन, ठीक है। लोग पूछते हैं कि अगर मेरे पास में पैसा है तो मैं क्या करूँ? आपका गोल अगर डिस्टेंट है तो जस्ट कीप इन्वेस्टिंग, डोंट पॉज़ योर SIP, जस्ट कीप डूइंग इट। थैंक यू यश। यश, और एक क्वेश्चन आता है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मोस्टली लोग मंथली बेसिस पे करते हैं, कोई क्वार्टरली करता है, कोई 6 मंथ्स का करता है। जो व्यक्ति जॉब नहीं कर रहा है, राइट, बट उसके पास कुछ उसका बिजनेस मॉडल है या है, उसके पास साइकिल्स में पैसे आते हैं कि आज पैसे आया पता नहीं, फार्मर्स टिपिकली, लेट्स से फार्मर्स की जब फसल आती है तो उस वक्त उनको पैसे आएगा और तब वो जाके निवेश करेंगे, करेक्ट। राइट। एंड विद धन एक्सपर्ट आर इंटेंट इज टू ग्रो द आउटरीच, राइट। गांव में टीयर 3-4 सिटीज में जो लोग हैं उन तक आप जैसे एक्सपर्ट्स कैसे पहुंच पाओगे और उनको आपकी सेवाएं कैसे मिल सकती है, बिकॉज दे नीड अ लॉट ऑफ हैंड होल्डिंग। तो ऐसे लोग जिनका रेगुलर इनकम नहीं है, राइट, बट जब भी पैसा आता है तो वो लोग कैसे इन्वेस्ट करें? क्या उनके लिए SIP या कुछ अलग है प्रोडक्ट? ओके, सो बेसिकली पहले तो जिन लोगों का इनकम नहीं है उनको पहले अपना सेफ्टी नेट बनाना चाहिए, है ना। उनके आसपास जो भी बैंक्स है, आप बैंक्स में स्टोर करो पहले पैसा इतना कि आपके पास में इमरजेंसी फंड बने, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट एक 500,000 रुपए का SIP कोई भी स्टार्ट करके इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है। आजकल SBI की ब्रांच तो हम जानते हैं कि गली गली जगह जगह फैली हुई है, यस, राइट। तो वो इंसान एक जो भी उसके आसपास का बैंक है वहाँ पे जाकर के भी इन्वेस्ट कर सकता है कि भाई मेरा एक 500,000 रुपए का जो भी SIP है वो शुरू कर दो, ठीक है। वो एक तरीका है इन्वेस्ट करने का। सेकंड है कि टेक्नोलॉजी है, अभी पहुंच गया है टियर 3 के अंदर भी काफ़ी टेक्नोलॉजी पहुंच गया है, ठीक है। तो ऑनलाइन धन एक्सपर्ट जैसा एप्लीकेशन है, राइट। वहाँ पे एडवाइज़र मिलते हैं आपको, अगर किसी ने धन एक्सपर्ट का एप्लीकेशन इंस्टॉल किया वहाँ पे आपको दिखता है कि दीज आर द एडवाइजर्स, इनका इतना एक्सपीरियंस है। वहाँ से कनेक्ट करके आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। ज़रूरी Exactly. नहीं है कि वहाँ पे पहुँचना ज़रूरी है। एग्जैक्टली। हम यहाँ से बैठ के आज मुंबई के भी क्लाइंट्स डील करते हैं, पुणे के तो करते ही है, टियर 3 के भी करते हैं, हैदराबाद के करते हैं, दुबई के NRI क्लाइंट्स करते हैं, US कनाडा करते हैं, ऑस्ट्रेलिया करते हैं। हम लोग तो नहीं जा रहे ना वहाँ पे। और आपका पैसा जो है वो आप ही के अकाउंट में रहता है, आप एडवाइजर्स को पैसे ट्रांसफर नहीं करते, एग्जैक्टली, आपके बैंक अकाउंट के थ्रू ही होता है। एडवाइजर्स आर द वन हु हैंड होल्ड यू, आपको हाथ पकड़ के आपको सिखाते हैं, और जब डर का माहौल होता है तब धीरज देते हैं, राइट। एक एक सवाल आता है दिमाग में। अब हमने फार्मर्स और इन लोगों के बारे में बात की, थोड़े से वर्किंग कम्युनिटी के बारे में बात की। बहुत सारे रिटेल बिजनेसमैन है इंडिया में, छोटा, फिर वो कोई ठेले वाला हो या छोटा दुकान वाला हो, सब्जी वाला हो, राइट। और इंडिया में भर भर के ये आम आदमी है। इनके पास जब रिटेल इन्वेस्टर के पास जब पैसा आता है तो उनके जो छोटे बिजनेस होते हैं ना, टिपिकली वो लोग 20% के आसपास तो कमा ही लेते हैं, राइट। अगर वो 20%, कुछ बिजनेसेस में और ज्यादा भी होता है कमाए, तो अगर 20% के ऊपर वो कमा लेता है, सो शुड दे स्टिल इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड? रिटेल बिजनेसमैन जो 20% से ज्यादा पैसा कमाता है, प्रॉफिट कमाता है अपने बिजनेस में, क्या उसे भी म्यूचुअल फंड या अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में डाइवर्सिफाई करना चाहिए? मेक सेंस। सो ये क्वेश्चन हमको बहुत बार आता है कि अगर मैं बिजनेस हूँ, मैं बिजनेस ओनर हूँ, सो व्हाई शुडंट आई री इन्वेस्ट? मैं अपने धंधे में ही पैसा डाल करके क्यों ना बनाऊँ, राइट। पुराने बिजनेसेस है, अगर टैली निकालते हैं तो 20% 25% तो हम लोग बिजनेस में ही ग्रो कर रहे हैं। सो मैं और कोई एसेट क्लास में क्यों पैसा डालूं, है ना। मैं अपने बिजनेस में पैसा डाल के बिजनेस ही ग्रो करूंगा। ये क्वेश्चन हमको बहुत बार आता है। सो एक बार हम लोग बैठे थे ऐसे ही, एक इंसिडेंस है। सो सीनियर लेवल के आदमी थे काफ़ी, हमारे एक रेफरेंस से मिले थे हम लोग। सो दे वर लाइक रनिंग द बिजनेस अराउंड 40 ईयर्स, मतलब उनका 3rd जनरेशन बिजनेस में आ चुका था, ठीक है। सो अगर 20% या 25% का मैं एवरेज पकड़ूँ, है ना, और बिजनेस के अंदर अगर वो री इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर 40 साल का 25% का एवरेज अगर मैं पकड़ूँ, तो उनका जो वैल्यूएशन है या इन्वेस्टमेंट जो है वो
लगभग 2000 करोड़ होना चाहिए था हम्म, 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 40 साल के अंदर। अगर मैं 25% का भी एवरेज पकड़ूँ तो 1000 से 2000 करोड़ के बीच का उनके पास में कॉर्पस होना चाहिए बराबर। अगर बट बिजनेस नहीं में होता। 25% कंसिस्टेंटली आ रहा है हम्म, और बिजनेस कर रहे हैं, री इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो आज 1000 करोड़ क्यों नहीं है अपने पास? आपके पास तो 10 करोड़ भी नहीं है। हम्म, 10 करोड़ है आपके पास? ये सवाल उनको पूछा हमने, क्योंकि हम्म, एसेट क्लासेस सारे एसेट्स निकाल रहे थे हम लोग। सो आपके पास में तो लिक्विड जो है वो 10 करोड़ भी नहीं है। हम्म, जो है थोड़ा बहुत वो रियल एस्टेट है, बट इतना नहीं है। तो वो क्यों नहीं है? क्योंकि री इन्वेस्ट नहीं किया है, राइट? इसीलिए म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना ज़रूरी है कि अगर आपको 12-15% भी रिटर्न आ रहा है, यहाँ पे आप 24 घंटा काम नहीं कर रहे हो। बिज़नेस में हम 24 आवर्स काम करते हैं। सोने के पहले भी काम करते हैं, उठने के बाद भी काम करते हैं। माल कहाँ से आ रहा है, कहाँ भेजना है, क्लाइंट से मिलना है, मीटिंग समरी क्या है, सब कुछ, राइट? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने बिज़नेस से हट कर के भी साइड में इन्वेस्टमेंट करें। जहाँ पे मेरे को अगर 12% भी रिटर्न आ रहा है या 15% भी रिटर्न आ रहा है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका जो कंपाउंडिंग होता है वो नेक्स्ट लेवल होता है। मतलब यहाँ आपको 100 करोड़ का लिक्विड वेल्थ दिखेगा। एक सिंपल मतलब अपने बिजनेस में हम दोनों के भी बिजनेसेस हैं। बिजनेसेस में तो रेगुलर इनकम नहीं होता, ऊपर नीचे होता रहता है 100%। और हमें एक्टिवली काम करना पड़ता है। बट जो हम निवेश करते हैं वो निवेश में निवेश चलता रहता है। हमारे लिए सिस्टम काम करती रहती है, चौबीसों घंटे काम करती रहती है। एक म्यूचुअल फंड 50, 60, 100 फंड्स में कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। ये सारी कंपनीज के अलग अलग सीईओज उन कंपनीज को चलाने में व्यस्त होते हैं। सो इनडायरेक्टली बहुत काम चलते रहता है पीछे, while you are doing and managing your own business. नेक्स्ट So with that, I would say your answer is यू शुड इन्वेस्ट। affirmative. हाँ, हमें निवेश करना चाहिए। एक सवाल आता है कि 25 साल का अगर हम टाइम फ्रेम पकड़ के चले, आपकी उम्र के नौजवान इस एज में अगर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, तो एक 10 करोड़ का ब्लूप्रिंट लेके चलते हैं, क्योंकि करोड़पति आज 1 करोड़ में तो आज 1 करोड़ 10 साल बाद का 1 करोड़ की वैल्यू कुछ अलग होगी। तो एक 10 करोड़ का कॉर्पस बनाने के लिए उसे कितना एसआईपी शुरू करना पड़ेगा? नाइस क्वेश्चन सर। 10 करोड़ का आंकड़ा इज़ अ वेरी डिसेंट, राइट, वेरी डिसेंट नंबर टू बी केप्ट इनटू माइंड। अब 10 करोड़ के ऊपर अगर किसी को पहुँचना है, हम्म, कैन यू गिव कि कितना सैलरी होगा किसी का? लाइक एक केस स्टडी अगर हम लोग लें तो। चलो एक एवरेज आम इंसान का सैलरी 30 से 50 हजार के बीच में अगर वो ठीक है, निवेश कर सकता है। ठीक, ठीक। यस, मेक सेंस। सो अगर एक एवरेज 25 साल का आदमी है, ठीक है, या 25 से 30 साल का आदमी है और उसका 30,000 रुपीज़ सैलरी है, लेट्स से, है ना, 30 टू 50,000 रुपीज़ का सैलरी है, तो उसको 10 करोड़ का कॉर्पस अगर बनाना है तो कैसे बना सकता है? ठीक है। सो पहले तो आपको अपने एक्टिव इनकम पे भी फोकस करना है, एक्टिव इनकम बढ़ाने पे भी, है ना? और हम 25 साल का होराइज़न लेंगे, क्योंकि अगर 30,000 से आप शुरू कर रहे हो तो 10 करोड़ बनाने के लिए समय लगेगा। अगर आप 30,000 की सैलरी से शुरू कर रहे हो और आप बोलोगे कि 10 साल में 10 करोड़ कैसे बनेगा, तो नहीं बनेगा। हमको एटलीस्ट 25 साल लगेंगे, ठीक है? एटलीस्ट 25 साल तो हमको देने पड़ेंगे 10 करोड़ का कॉर्पस बनाने के लिए, व्हिच इज़ फेयर, फेयर इनफ। आज से 25 साल भी 10 करोड़ का वैल्यू रहेगा, है ना? ऐसा नहीं कि बहुत लग्ज़री लाइफ़ आप जी पाओगे 10 करोड़ के अंदर 25 साल बाद, बट डिसेंट वैल्यू रहेगा। इसके लिए 10 करोड़ 25 साल बाद इज़ ऑल्सो ठीक है, दैट्स ओके, फाइन, है ना? सेकंड, हाउ अ 30,000 रुपीज़ अर्निंग गाय कैन मैनेज दिस मनी? यस, सो आई नीड टू टेक कैलकुलेटर इफ यू। एब्सोल्युटली। यस। सो अगर एक 25 साल का आदमी है, ठीक है, 30,000 का सैलरी है। अब सैलरी तो हर साल बढ़ेगा, राइट? सैलरी तो हर साल बढ़ने वाला ऑफ है। कोर्स, तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, सैलरी बढ़ रहा है, आपके करियर की ग्रोथ हो रही है, आप अपना इनकम बढ़ाते जाएंगे करेक्ट। साल दर साल। सो हमको एक स्टेप अप एसआईपी करना पड़ेगा। लेट्स से हम लोग एक 10% का स्टेप अप लेते हैं, है ना? कि हर साल 10% तो इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है? और 25 साल में मुझे बनाना है 10 करोड़, राइट? ओके। ठीक है। मैं एक 12% का एवरेज रिटर्न पकड़ रहा हूँ, ठीक है? और स्टेप अप सिर्फ मुझे 10% से नहीं चलेगा, 15% करना पड़ेगा। ओके, स्टेप अप 15% ईयर ऑन ईयर आपको ईयर करना ऑन ईयर पड़ेगा। 15% अगर आप स्टेप अप करते हो, है ना? 25 साल का होराइज़न है, 12% का भी रिटर्न मुझे आता है, एक 14,000 रुपए के एसआईपी में हो जाएगा सर, 14,000 रुपीज़ पर मंथ। टिपिकली मार्केट लास्ट 3 साल से इतना इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पाए लार्ज कैप में, राइट?
बट एक लॉन्ग टर्म होराइजन अगर हम देख के चलते हैं हम्म, जैसे 25 ईयर्स, राइट, तो उसमें 12 साल की 12% नॉट 12 साल 12% या 12% के ऊपर तो रिटर्न्स मिलने की है, मतलब वो तो ऊपर बढ़ना ही है, उससे अभी ऊपर बढ़ना ही है। रिटर्न्स की अगर मैं बात करूँ सर, तो जैसा हम लोग बात करते हैं एवरेज रिटर्न 12% बनेगा, तो वो कैसे बनेगा वो भी समझना बहुत ज़रूरी है ना? अगर आप कोविड के बाद से 5 साल अगर देखोगे, तो मार्केट का रिटर्न 20% के ऊपर ही रहा है। हम्म। 20% प्लस मार्केट ने परफॉर्म किया है, 20%, 25% द मार्केट हैज़ गिवन रिटर्न्स। अगर वो ये 5 साल में 10% रिटर्न ना दे, तो एवरेज कैसे नीचे आएगा बताइए? कोई भी एसेट क्लास कंसिस्टेंटली 15 साल, 20 साल, 20%, 25% रिटर्न नहीं दे सकती। हम्म। आप वो रियल एस्टेट उठाओ, आप वो गोल्ड उठाओ, इक्विटीज़ उठाओ, या जो भी एसेट क्लास आपको पता है वो आप उठा के देख लो। कोई भी एसेट क्लास कंसिस्टेंटली 20% रिटर्न 20 साल, 25 साल नहीं दे सकती। दैट्स ट्रू। सो 5 साल में अगर इतना रिटर्न आ गया है, तो द मार्केट हैज़ टू गिव एवरेज रिटर्न्स 10% और बिलो दैट टू मेक एन एवरेज, टू ब्रिंग डाउन द एवरेज टू 14%, 13%। तभी जो 10 साल का एवरेज है वो 20%, 25% से 13%, 14% पे आएगा। हर एसेट क्लास का एक टाइम होता है, हर घोड़े का समय होता है वैसे, राइट। यस, तो कभी फार्मा इंडस्ट्री चलती है, तो कभी टेक्नोलॉजी चलती है, यस। राइट, तो कभी कुछ और चलता है अलग अलग। अभी लास्ट ईयर सिल्वर ने बड़ी दौड़ लगाई, तो हर साल कुछ ना कुछ चलता है। दैट्स वेयर यू नीड अ राइट होल्डिंग हैंड टू गाइड यू ड्यूरिंग दिस फेज, राइट। एक क्वेश्चन और आपके लिए यश, कि मान लीजिए किसी के पास 10 लाख रुपए है, मार्केट में अभी लगे हैं, और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, और मार्केट अब मुझे लग रहा है ओवर वैल्यूड है, राइट, उस बंदे को लग रहा है ओवर वैल्यूड है, तो टाइमिंग तो कोई कर नहीं सकता, बट आप उसे क्या रेकमेंड करेंगे? शुड ही और शी एग्जिट द एंटायर 10 लाख रुपीज, या थोड़ा सा प्रॉफिट करके निकले, प्रॉफिट बुक करके निकले, या पूरा के पूरा होल्ड करे? व्हाट वुड यू से इन दिस? ठीक है। सो इसका आंसर भी मैं निक मरे स्टाइल में दूंगा। निक मरे इज माय गुरु, निक मरे इज इंडस्ट्रीज गुरु। सो देर इज नो फाइनेंशियल प्लान विदाउट प्लानिंग। There is Okay. no financial plan without planning. यस, ठीक है। इफ यू डोंट हैव अ प्लान, यू डोंट हैव एनी फाइनेंशियल प्लानिंग इन प्लेस। ठीक है। सो अगर 10 लाख रुपए मेरे पास में अभी इन्वेस्टेड कॉर्पस है, और अगर मार्केट्स ओवर वैल्यूड है, सो फर्स्ट थिंग आई नीड टू चेक इज कि मेरा गोल कब आने वाला है। अगर वो नियर फ्यूचर आने वाला है 6 महीने में या 1 साल के अंदर, आई शुड बुक द प्रॉफिट्स Okay. एंड रिडीम द फंड्स। बुक द प्रॉफिट, रिडीम द फंड्स, स्टे सेफ, स्टे इन डेट फंड्स, नो वरीज। बट अगर मेरा गोल यहाँ से डिस्टेंट है, लेट्स से आने वाले 5 साल में है या 10 साल में, जस्ट स्टिक टू योर प्लान। मार्केट्स आर गोइंग टू बी ओवर वैल्यूड, मार्केट्स आर गोइंग टू बी अंडर वैल्यूड, इट विल कम डाउन, इट विल अगेन राइज अप। सो 2 चीजें करनी पड़ती है। एक तो आपका गोल देखो कि गोल का होराइजन कितना है, कितने समय में गोल आने वाला है, तो स्टिक टू द प्लान विच इज डिसाइडेड। सेकंड, रीबैलेंसिंग, है ना, कि अगर आपको रीबैलेंसिंग, आपका पोर्टफोलियो में इक्विटी अगर बहुत ज्यादा हो गया है, तो मे बी यू कैन रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो, कि इक्विटी के अंदर थोड़ा सा मैं डेट ऐड करूँ या दूसरा कोई एसेट क्लास ऐड करूँ। ठीक है। सो दैट इज पॉसिबल, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करना चाहिए। बट शुड आई रिडीम द फंड्स इफ द मार्केट इज ओवर वैल्यूड? द आंसर इज नो, इफ माई गोल इज नॉट अप्रोचिंग। So with this, एक लास्ट क्वेश्चन, नाउ दैट वी हैव कम टू पोर्टफोलियो का डिस्कशन कर रहे थे, सो पोर्टफोलियो डिस्कशन में एक आइडियल टाइम क्या होता है पोर्टफोलियो रिव्यू करने के लिए? क्या हर महीने करना चाहिए, हर क्वार्टर करना चाहिए, राइट? और आपका इन जनरल कैसा रहा है आपके क्लाइंट बेस के साथ? ठीक है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन क्लाइंट्स पोर्टफोलियो साइज, client's goal. Okay. But ideal is 6 months to 1 year. Okay. Okay. So bi-monthly and annually portfolio reviews should be conducted, which is conducted in our side. पोर्टफोलियो रिव्यू का मतलब हर बार फंड्स चेंज करना नहीं होता है। ठीक है। करेक्ट। सबसे पहले तो पोर्टफोलियो रिव्यू का मतलब समझना जरूरी है। पोर्टफोलियो रिव्यू का मतलब क्या है कि जो भी गोल्स हमने डिसाइड किए हैं, जैसे हमने बैठ करके एक प्लान फाइनलाइज किया है दैट वी हैव टू वर्क ऑन दिस प्लान, ओके, एंड दैट प्लान इज गोइंग टू कम ऑन 5 years डाउन द लाइन और 2 years डाउन द लाइन। ठीक है। Are we aligned to that goal? Correct. Is my portfolio aligned accordingly? Is my asset balancing aligned accordingly? जैसे अगर एक एग्जांपल मैं दूं आपको कि किसी ने मेरे पास में इन्वेस्ट किया है और 2 साल बाद शादी आने वाली है उसकी, ठीक है, और उसके पोर्टफोलियो के अंदर 100% इक्विटी है,
एंड ही इज लाइक कि यस 2 साल में तो ये पैसा लगने ही वाला है अपने को, ठीक है। सो मे बी जब हम लोग पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए बैठे तो आई विल बी एडवाइजिंग कि इसमें से इक्विटी हमको कम करके डेट में थोड़ा सा ट्रांसफर करना पड़ेगा, जो पैसा लगने वाला जो है। पैसा लगने वाला है, राइट। या तो जो सेम पोर्टफोलियो उसको थोड़ा सा उसका एग्रेशन कम करना पड़ेगा, दूसरा कोई एसेट क्लास, सेफर एसेट क्लास मेरे को उसमें डालना पड़ेगा। सो दिस इज अलाइनिंग योर पोर्टफोलियो विथ योर गोल, एज सिंपल एज दैट। दैट इज पोर्टफोलियो रिव्यू। पोर्टफोलियो रिव्यू का मतलब ये नहीं कि ये फंड अच्छा नहीं चल रहा है इसको निकाल दो, दूसरा कोई फंड ऐड करो। दैट इज नॉट एक्चुअली द पोर्टफोलियो रिव्यू। दैट मे हैपन बट इट इज नॉट द कोर ऑफ पोर्टफोलियो रिव्यू, जो लोग समझते हैं। पोर्टफोलियो रिव्यू इज बेसिकली अलाइनिंग योर गोल्स विथ योर पोर्टफोलियो। व्हाइल डूइंग द पोर्टफोलियो रिव्यू, राइट, आप जब किसी का एज, उसके लाइफ के गोल्स अज्यूम करते हैं, सो सबसे फंडामेंटल चीज जो होती है ना, हम लोग प्रोटेक्शन की बात जब करते हैं, तो प्रोटेक्शन एक बार डिफाइन कर लिया आपने लाइफ में शुरू में, तो क्या उसे ही कंटिन्यू करना चाहिए और यू हैव टू रिवाइज, बिकॉज प्रोटेक्शन इज इंश्योरेंस, और उसे कैसे इवेल्युएट करना चाहिए अलग अलग एज ग्रुप्स में? ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, और इसके बारे में इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है नहीं। मतलब आजकल आप देखोगे पिछले 5-6 सालों के अंदर म्यूचुअल फंड्स के बारे में बहुत बातें हो रही है, इसके ऊपर बातें कम हो रही है, राइट। इसके बारे में भी सिर्फ क्या बातें हो रही है कि आप यू गो एंड परचेज अ टर्म इंश्योरेंस, बट गिवन द फैक्ट इंश्योरेंस इज अ वेरी टेक्निकल इंडस्ट्री, गिवन द फैक्ट इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस बहुत टेक्निकल है, तो वहाँ पे तो हैंड होल्डिंग और ज़्यादा ज़रूरी होता है, राइट। दैट शुड आई बाय 1 करोड़ इंश्योरेंस, शुड आई बाय 5 करोड़ इंश्योरेंस, और इवन इफ 5 करोड़ और 10 करोड़ इज सफिशिएंट फॉर मी और नॉट। तो कितना मैंने इंश्योरेंस बाय करना चाहिए, पहला तो कितना सम अश्योर्ड मैंने लेना चाहिए, ठीक है। दूसरा, मैंने अभी लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तीसरा, कितने टाइम होराइजन तक मैंने प्रीमियम भरना चाहिए और कितनी पॉलिसी मैंने लेना चाहिए। इंडस्ट्री में इतना मिस सेलिंग हैपन होता है, इतना मिस सेलिंग होता है, लोगों को 99 ईयर्स तक के टर्म इंश्योरेंस बेचे गए सर। प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूंगा, बट 99 ईयर्स तक टर्म इंश्योरेंस बेचे। सोच रहे आप 99 ईयर्स का अगर कोई 5 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेता है तो 2.5 लाख रुपए का प्रीमियम आता है सर 30 साल के बंदे के लिए। करेक्ट। अब मुझे बताइए 30 साल का बंदा अगर 2.5 लाख रुपए का प्रीमियम सिर्फ टर्म इंश्योरेंस के लिए दे रहा है, तो उसके हाथ में इन्वेस्टेबल कॉर्पस क्या बचेगा? एब्सोल्युटली। तो वो जो टर्म इंश्योरेंस कितना होना चाहिए, करेक्ट, राइट, उसके बाद में आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कैसा मिलना चाहिए। सो देयर आर, बहुत बड़ा टॉपिक है इंश्योरेंस, एग्जैक्टली, बहुत बड़ा टॉपिक है। सो उसको सिंप्लीफाई मैं कर सकता हूँ, है ना। उसको सिंप्लीफाई हम लोग कैसे कर सकते हैं कि हमारा एक लाइफ फ्रेमवर्क है, LIFE। लाइफ फ्रेमवर्क क्या होता है? आपका लाइबिलिटी कितना है। लेट्स सपोज मेरे पास में होम लोन है 1 करोड़ का, तो आप लिख लीजिए 1 करोड़। आई इज इनकम, मेरा इनकम कितना है, लाख रुपए महीने का है, मतलब 12 लाख रुपए साल का आ रहा है, तो कितना पैसा मुझे FD में डालना पड़ेगा कि मेरी फैमिली को 12 लाख रुपए आता रहे साल में। करेक्ट, सिंपल, ठीक है, तो वो आप लिख लीजिए। थर्ड इज F इज फाइनेंशियल गोल्स। अगर मेरे बच्चे हैं जिनके फाइनेंशियल गोल्स है कि भाई 50 लाख या 1 करोड़ रुपया लगने वाला है आज से 15 साल के बाद में, 1 साल के बाद में, ठीक है, तो वो 1 करोड़ लिख लीजिए, दैट इज योर फाइनेंशियल गोल, ठीक है। एंड ई इज इमरजेंसी फंड, कि अगर मैं नहीं हूँ तो मेरे फैमिली के पास में इमरजेंसी फंड होना चाहिए, विच इज अप्रॉक्स 6 मंथ्स ऑफ योर सैलरी। लाख रुपए का सैलरी है तो 6 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड। तो ऐसा करोड़, 50 लाख और 6 लाख, तो एटलीस्ट 2.5 करोड़ का इस बंदे का इंश्योरेंस होना चाहिए। और फिर वो कौन सा होना चाहिए? वो टर्म होना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस, ओके, प्लेन सिंपल टर्म इंश्योरेंस which is to be taken till your kids become independent और सेल्फ डिपेंडेंट। आपका बच्चा अगर 1 साल का है, वो जब तक 25 साल या 30 साल तक का हो रहा है तब तक आप लो, मतलब आने वाले 30 सालों के लिए आप ले लो या 35 सालों के लिए आप ले लो, उससे ज्यादा का टेन्योर रखने का जरूरत नहीं है। आपको रखना हो तो इट इज जस्ट योर मेंटल कंफर्ट, बट अगर नीड बेस्ड जाओगे तो जरूरत नहीं है। सो यश, जब हम लोग गोल्स की बात कर रहे थे, राइट, हमने रिटायरमेंट गोल्स के बारे में बात की, बट जब हम कमाना शुरू करते हैं तो लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल होता है घर लेना, हर बंदे का, राइट। न्यूक्लियर फैमिली कंसेप्ट है और हर बंदे को अपना घर लेना है। सो लेट्स से किसी के पास 50 लाख रुपए का कॉर्पस रेडी है, सो उस सिनेरियो में उन्होंने कैश पे घर लेना चाहिए या दे शुड गो फॉर होम लोन? व्हाट इज योर रिकमेंडेशन ऑन दिस? सो इसको मैं ऐसे पुट डाउन करूंगा सुशांत, कि अगर मेरे पास में कुछ कॉर्पस है, राइट, तो शुड आई गो फॉर अ लोन और आई शुड यूज माई कॉर्पस, ठीक है। हमारा जनरल माइंडसेट, अगर मैं टियर 3 टाउन से आता हूँ, है ना, हमारे यहाँ एक चीज बहुत पॉपुलर है सुशांत, कि लोन लेना बुरी बात है, बेटा कभी कर्जा मत लेना। हमारे हर घर में ये बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक बेसिक माइंडसेट है, आसपास उन्होंने देखा है कि लोग कर्जे में डूब गए। करेक्ट, करेक्ट।
सो ये बहुत इनग्रेन्ड माइंडसेट है इंडियन मेंटालिटी के अंदर, स्पेशली टियर 3 टाउन्स, कि भाई लोन लेना तो बुरी बात है, लोन लेके काम मत करो, पास में जो पैसा है वो यूटिलाइज करो। हमारे इधर क्या है, लेवरेजिंग समझ में नहीं आता लोगों को। एग्जैक्टली। लेवरेजिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आप बड़े बड़े बिजनेसेस देखो, वो खुद के पैसे पे काम नहीं कर रहे हैं। अदानी अंबानी के पास में पैसा नहीं है क्या, बट लोन्स लेते हैं गवर्नमेंट से, यस यस, राइट? यूएस के पास में पैसा नहीं है, बट आज सबसे ज्यादा डेट तो यूएस के ऊपर है। यूएस के ऊपर है। So there is a very beautiful concept called as leveraging, which I would keep in very simple terms. Leveraging क्या होता है कि मेरे पास में पैसा है, ऐसा नहीं है, है ना? लोग बोलते हैं यार मेरे पास में पैसा है तो मैं कर्जा क्यों भरूं? Why should I pay interest? कि अगर मेरे पास में पैसा है तो मैं बैंक को ब्याज क्यों भरूं? और होम लोन के पास में तो मैं कितना ब्याज भरने वाला हूँ 20 साल 25 साल के अंदर, ठीक है? सो पहली बात तो होम लोन बहुत सस्ता लोन है, ले लो, एब्सोल्युटली। जितना मिल सकता है ले लो। एग्जैक्टली। दूसरा, लोग टेन्योर रखते हैं 10 साल 15 साल, आपको 25 साल का मिल रहा है, 25 साल का ले लो। स्ट्रेच द टेन्योर एज मच एज यू कैन, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, है ना, पहले तो जितना मिल रहा है ले लो। दूसरा, जितना टेन्योर स्ट्रेच कर सकते हो कर लो। इससे फायदा क्या होगा, एक तो आपके पास में जो पैसा है आप उसको किसी ऐसे जगह इन्वेस्ट करो। अगर आपका लोन 7% पे है, अगर आपको एक डिसेंट 11% या 12% भी आ रहा है, एब्सोल्युटली, स्टिल यू आर अर्निंग अ 5% ऑफ लेवरेज ऑन टू इट। एब्सोल्युटली। और जो आप कमा रहे हो कंपाउंडिंग रिटर्न है, ठीक है? जो आप पे करोगे वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो बात का बात है। लेकिन अगर आप 15 साल का एक्सेल ड्रॉ करोगे तो आपका जो 50 लाख रुपया है, ठीक है, अगर 12% पे का भी रिटर्न आता है तो 50 लाख रुपए का 1.5 करोड़ रुपए ऑलरेडी बन गया है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर वो ऑलरेडी 3 करोड़ हो गया है। दैट्स ठीक है, वेरी ट्रू। आपको चाहिए तो निकाल करके आपका लोन कंप्लीट कर दो, है ना? 25 साल में भरने का जरूरत नहीं है, 15 साल में खत्म कर दो। और ये आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करेगा। एग्जैक्टली, दिस विल गिव यू मोर क्रेडिट फैसिलिटी इन द मार्केट। मेक सेंस। सो विद दैट हम लोग एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड लेते हैं, राइट? जस्ट स्मॉल क्वेश्चंस विद वेरी वन लाइन आंसर्स। तो एसआईपी में चेंज कब और कैसे करना चाहिए? एसआईपी में चेंज कब और कैसे करना चाहिए? आपका बिहेवियर के हिसाब से आपको एसआईपी में चेंज करना चाहिए, आपके गोल्स के हिसाब से आपको एसआईपी में चेंज करना चाहिए। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स बाय करें ऑनलाइन या किसी ऐप से, या फिर एडवाइजर की मदद से म्यूचुअल फंड बाय करें? अगर आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल है, आपको मार्केट्स का थोड़ा सा नॉलेज है, आपको अपने गोल्स आइडेंटिफाई करते आते हैं, सो आप डायरेक्ट जा सकते हो। अदरवाइज अगर आप अपने स्केड्यूल में बिजी हो, आपको हैसल फ्री चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो आप एडवाइजर के थ्रू जाओ। एक आइडियल ड्यूरेशन पोर्टफोलियो रिव्यू का क्या होता है? आइडियल ड्यूरेशन इज 6 मंथ्स। एवरी 6 मंथ्स करना चाहिए। दैट्स व्हाट यू से। ओके। मैक्सिमम इन्वेस्टर्स का जो लॉस है वो गलत फंड से होता है या गलत टाइमिंग से होता है? मैक्सिमम इन्वेस्टर्स का लॉस गलत फंड से तो कभी नहीं होता, गलत बिहेवियर से होता है, वुड से। हाँ, टाइमिंग एंड बिहेवियर दैट मैटर्स अ लॉट। यस। Is Nifty 50 fund enough for wealth creation? Is Nifty 50 fund enough for wealth creation? Given the fact when it comes to Nifty 50, ठीक है, Nifty 50 itself are giant companies which are already grown to a huge extent, which comes Infosys आ गया, TCS आ गया, बड़े companies आ गए, right? So given the fact they are already big, so the percentage of return they would generate is not that, it would not be that huge, ठीक है, जो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स जनरेट करेंगे। सो अगर आप सारा पैसा 20 सालों के लिए निफ्टी 50 में डालोगे तो मे बी आपका इतना ज्यादा रिटर्न नहीं बनेगा, ठीक है। सो व्हाट शुड बी एन आइडियल स्ट्रैटेजी व्हेन इट कम्स टू 20 इयर्स 15 इयर्स डाउन द लाइन? बिल्ड अ बैलेंस पोर्टफोलियो। निफ्टी 50 की जगह एक अच्छा डिसेंट फ्लेक्सी कैप फंड लो, ठीक है। एक अच्छा मल्टी कैप फंड लो। मल्टी कैप के अंदर थोड़ा सा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तो आ ही गया 25% और 25% फंड मैनेजर के डिस्क्रिप्शन पे आ गया, और एक स्मॉल कैप फंड ऐड करो। अगर ऐसा पोर्टफोलियो बनाते हो तो आपका जो रिस्क है वो मिड कैप से थोड़ा सा कम रहेगा, रिटर्न जो है वो लगभग मिड कैप के इतना रहेगा, ठीक है। पोर्टफोलियो थोड़ा सा कम वोलेटाइल रहेगा और डिसेंट रिटर्न बनेगा, रादर देन गोइंग जस्ट फॉर निफ्टी 50। लास्ट सवाल अबाउट प्रॉफिट बुकिंग। लोग प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हैं और लॉसेस होल्ड करके रखते हैं। करेक्ट। व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस? इसको लॉस अवर्जन बायस बोलते हैं सर, है ना। व्हाट इज अ लॉस अवर्जन बायस? कि अगर मेरा लॉस है तो मैं होल्ड करके रखूंगा, प्रॉफिट आया तो मैं झटपट बुक कर लूंगा, ठीक है। पर फिर समझ में आता कि अरे प्रॉफिट तो बुक कर लिया, मार्केट तो और बढ़ गया। तो दोनों के भी अपने अपने कॉन्स है सर।
हाँ हाँ अगर आपने लॉस नहीं बुक किया तो शायद और लॉस हो जाए, राइट ठीक है। प्रॉफिट अगर आपने बुक कर लिया, मान लो मेरे पास में 10 लाख रुपया था, अभी वो हो गया है 13 लाख रुपए, मैंने 3 लाख रुपए के साथ में पूरा 13 लाख रुपए निकाल लिया। अब ये पैसे को क्या करूंगा मैं? अब मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है क्या कि वापस मैं 13 लाख रुपए रीइन्वेस्ट करूं? पहली चीज करेक्ट तो आपका टाइम का वैल्यू तो गया वहां पे। अगर पैसा बैंक अकाउंट में पड़ा रह गया तो पड़ा रह गया, आपने पड़ा ऐसे रह भी गया। कुछ नहीं बनाया, करेक्ट ठीक है। सो आपके पास में जो सेकंड लाइन है ना, वो रेडी होना चाहिए प्रॉफिट बुकिंग के बाद में, कि मैं अगर ये बुक कर लेता हूँ मैं क्या करूंगा, जहां से मेरे को रिटर्न कंटिन्यूस जनरेट होते रहे, ठीक है। और दूसरा, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपने 13 लाख निकाल के जब वापस नीचे गया अपने बॉटम पे डाल दिया, किसी को पता नहीं मार्केट का बॉटम क्या है। करेक्ट नोबडी नोस तो विच अगेंस्ट ब्रिंग मी टू द पॉइंट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एसेट एलोकेशन, कि जब तक आपका प्लान है, जस्ट स्टे टू द प्लान, स्टिक टू द प्लान। Thank you so much. We had a wonderful discussion with Mr. Yash. So the goal of Dhan Expert is to connect the financial experts like Yash with all the common retail आम आदमी investors of India. हर कोई आम आदमी जिसको हैंड होल्डिंग की जरूरत होती है, सिटीज में 1 2 3 टियर सिटीज में, गांव देहात में, राइट, जहां पे आज इंटरनेट और फोन सबके हाथ में है, बट हर जगह फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स अवेलेबल नहीं है. सो देर आर ग्रेट फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स विच आर वैलिडेटेड, जिनको धन एक्सपर्ट ने वेट किया है, जिनको परखा है, ऐसे लोगों को हमने ऑनबोर्ड किया है. आप ऐप डाउनलोड कीजिए, उनके साथ अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, रिमोट कंसल्टिंग कीजिए, फ़ोन पे कीजिए, आके मिलना है मिल लीजिए, एंड आपके वेल्थ को प्रोटेक्ट कीजिए और ग्रो कीजिए. सो विद दैट, थैंक यू. Thank you so much. Investment in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.